आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। सऊदी अरब के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की है, जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को 142 अरब डॉलर के हथियार बेचेगा। साथ ही सऊदी अरब ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश का वादा भी किया है। जरा सोचिए, इस सौदे में सऊदी अरब को आखिर फायदा कहां नजर आता है। इस सब के बावजूद वहां की हुकूमत ट्रंप के सामने बिछी नजर आई। इसके बाद ट्रंप ने कतर में कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी के लिए कहा, हम सऊदी अरब से आए हैं जहां एक और महान इंसान हैं जो आपके दोस्त भी हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सच कहूं तो आप दोनों मुझे थोड़े बहुत एक जैसे लगते हैं। दोनों ही लंबे, हैंडसम और बहुत समझदार लोग हैं। इसके अलावा कतर के दोहा के दक्षिण पश्चिम में स्थित अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि बुधवार को कतर द्वारा की गई रक्षा खरीद 42 अरब डॉलर की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह समझौता 160 से ज़्यादा जेट विमानों के लिए है, जिनकी कुल कीमत 200 अरब डॉलर से अधिक है। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की ओर से जारी फैक्ट शीट में इन आंकड़ों को सुधारा गया और बताया गया कि समझौता 210 एयरक्राफ्ट्स के लिए है, जिनकी कीमत 96 अरब डॉलर है। बड़बोले ट्रंप को खुद ही ठीक से नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है और डील कितने की हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि आने वाले 10 वर्षों में यूएई अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश करेगा। इस घोषणा पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मोहर लगाया। ट्रंप के स्वागत में मुल्क की नौजवान मुस्लिम लड़कियों को खुले बालों में डांस करवा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने साबित कर दिया कि अमेरिका के आगे एक केचुआ बन जाते हैं और जमीन पर बिछ जाते हैं और उसके सामने न केवल नाक रगड़ते हैं, दौलत लुटाते हैं, बल्कि अपनी बहन बेटियों को नंगाई करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों से इसराइल को भी फायदा हो रहा है। भले ये धारणा बनी हो कि उनके मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट दौरे के दौरान अमेरिका का करीबी सहयोगी इसराइल पीछे छोड़ गया है। अब समझ नहीं आता कि जब खाड़ी देशों को लग रहा था कि ट्रंप इजराइल की बजाय उन्हें अहमियत दे रहे हैं, तो एक झटके में ट्रंप ने इजराइल को भी साथ जोड़ लिया। दरअसल यही ट्रंप की रणनीति है, व्यापारी बने रहो और किसी भी हाल में फायदा हाथ से ना जाने दो, चाहे ये फायदा इंसानों की लाशों से होकर ही क्यों ना गुजरे। अब आइए समझते हैं कि ट्रंप के फायदे के निशाने पर खाड़ी के देश ही क्यों हैं। पहली वजह है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में से खाड़ी देशों के पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। इनके पास विशाल कैपिटल सरप्लस है, जिसे ये तेजी से एक जगह से दूसरी जगह निवेश करने की क्षमता रखते हैं और अमेरिकी बाजार को ये देश एक अहम निवेश स्थल के रूप में देखते हैं। वैसे भी अमेरिका में इस वक्त बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है, महज 4% के आसपास। इसलिए अमेरिका में नौकरियां पैदा करने की बात शायद अब सबसे अहम मुद्दा नहीं है। इसलिए अगर खाड़ी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो वे इससे खूब मुनाफा भी कमा सकते हैं। दूसरा पहलू है ऊर्जा यानी एनर्जी। भले ही अमेरिका अब खाड़ी से तेल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा, लेकिन उसके तमाम प्रतिद्वंदी खासकर चीन, भारत और दूसरे देश अब भी खाड़ी की ऊर्जा पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। इसलिए खाड़ी का ऊर्जा उत्पादन अमेरिका के लिए सिर्फ कीमत के लिहाज से ही नहीं, बल्कि इस बात के लिए भी अहम बना रहेगा कि इसे कौन खरीद रहा है। तीसरी वजह क्षेत्रीय स्थिरता और प्रभाव। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट इस समय कई संकटग्रस्त क्षेत्रों से भरा पड़ा है। सूडान, यमन, लीबिया, सीरिया, ईरान और सबसे ज्वलंत मामला इसराइल फिलिस्तीन का। ऐसे माहौल में खाड़ी के देश अपेक्षाकृत स्थिर और प्रभावशाली नजर आते हैं। अरब स्प्रिंग की तबाही के बाद खाड़ी देश ही हैं जो मजबूती से टिके रहे
यही वजह है कि ट्रंप की नज़र में खाड़ी के देश रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हर लिहाज से सबसे मुफीद साझेदार बनते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सऊदी अरब में सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वे अपने पुराने दुश्मन इसराइल के साथ संबंध सामान्य करें। यह मुलाकात उस चौंकाने वाली अमेरिकी घोषणा के बाद हुई जिसमें कहा गया कि अमेरिका अब इस इस्लामी नेतृत्व वाली सरकार पर लगे सभी प्रतिबंधों पाबंदियों को हटा रहा है। याद दिला दें कि अहमद अल शरा के लड़ाकों ने असद परिवार की दशकों पुरानी तानाशाही को खत्म किया था। ये वही अल शराया हैं जिनके सिर पर अमेरिका ने कभी $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था, लेकिन आज ट्रंप से हाथ मिलाते ही वही शख्स दूध का धुला साबित हो गया। हालांकि ये इनामी राशि अमेरिका ने दिसंबर 2024 में ही हटा ली थी। ये ट्रंप की शैली के मुताबिक एक चमकदार पेशकश थी जिसमें अल शरा के अल-कायदा से पुराने संबंधों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उनकी इस्लामी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS 2016 तक सीरिया में अल-कायदा की सहयोगी थी, जब उन्होंने उससे औपचारिक रूप से रिश्ता तोड़ लिया था। बावजूद इसके HTS को आज भी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। भव्य सऊदी शाही महल में हुई इस मुलाकात की वीडियो फुटेज में दिखा कि बातचीत के दौरान अनुवादक के जरिए संवाद करते वक्त शुरुआत में अल शरा के भीतर कुछ झिझक और असहजता नजर आई। उनके पास ही एक दमकते चेहरे के साथ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बैठे थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने भी टेलीफोन के जरिए इस बातचीत में हिस्सा लिया। ट्रंप ने माना भी कि यही दो नेता थे, बिन सलमान और एर्दोआन, जिन्होंने उन्हें सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के लिए मनाया। मंगलवार रात रियाद में आयोजित एक बड़े अमेरिकी सऊदी निवेश मंच पर ट्रंप की इस अचानक की गई घोषणा ने वहां मौजूद लोगों से स्टैंडिंग ओवेशन यानी खड़े होकर तालियों से स्वागत किया। Syria, which has seen so much misery and death, there is a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty, war, killing, many years. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week. And very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Oh, what I do for the Crown Prince. ये रुख उनके पहले के कई सोशल मीडिया बयानों से बिल्कुल उलट है, जिनमें वो कहते रहे थे कि अमेरिका को सीरिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिसंबर में सत्ता संभालने के बाद से अहमद अल शरा ने वेस्टर्न बिजनेस सूट पहनने शुरू कर दिए हैं और खुद को सभी सीरियाई नागरिकों के राष्ट्रपति के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब में ट्रंप से मुलाकात के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में
सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं विशेषकर पड़ोसी अरब देशों से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की तारीफ भी की। कल के ओसामा बिन लादेन को इन्हीं लोगों ने पाला और पोसा था और जब वो इनके खिलाफ हो गया तो उसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया गया। तो क्या ये सच नहीं है कि ओसामा बिन लादेन की परवरिश करने वाला ही असल में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है? क्योंकि कई स्रोत ये दावा करते रहे हैं कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के ओसामा बिन लादेन के गुट, जिसे अफगान अरब लड़ाकों के नाम से जाना जाता था, उसके साथ संबंध थे जब अमेरिका ने सोवियत अफगान युद्ध के दौरान मुजाहिदीन समूहों को हथियार और समर्थन दिया था। सवाल यह है कि जब एक ताकत या मुल्क किसी चरमपंथी लड़ाका या आतंकी को तैयार करती है, इस्तेमाल करती है और फिर उसे खत्म कर देती है, तो असली दोष किसका है? सिर्फ इस्तेमाल हुए इंसान का या फिर उस ताकत या मुल्क का भी जो उसे गढ़ती है? आप दोष देते रहिए ईरान को, जो एक शिया मुल्क है और आज भी अपनी वैचारिक यानी आइडियोलॉजिकल मजबूती पर टिका हुआ है। जब सारे सुन्नी ममालिक अमेरिका के रौब और इजराइल के खौफ में दुम दबाए बैठे थे, तब भी ईरान ही था जिसने खुलकर फिलिस्तीन के मुसलमानों के नरसंहार यानी जिनोसाइड के खिलाफ इस्राइल का मुकाबला किया। आज भी रोज गजा के मुसलमान भुखमरी से मर रहे हैं और ऊपर से इस्राइल की बमबारी झेल रहे हैं, क्योंकि इस्राइल जानबूझकर खाद्य आपूर्ति के रास्ते बंद करता है और फिर उन्हीं भूखे लोगों पर बम भी बरसाता है। अब कहा क्या जाए, जब मददगार होना चाहिए था गल्फ कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, सारे के सारों ने हाथ खड़ा कर लिया। ये सोचने वाली बात है कि गल्फ कंट्रीज और खाड़ी के देश और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज ये जा कहाँ रहे हैं और इनकी आइडियोलॉजी कहाँ, किस गुंताले में, किस खंडहर में, किस सुरंग में जाकर कैद हो गई है। उधर सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE अमेरिका के सामने दुम हिलाते नजर आ रहे, गुलछर्रे उड़ा रहे, खुली जुल्फों में नौजवान मुस्लिम लड़कियों से नागिन डांस करवा रहे और पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए नासूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो भी क्यों ना, कल को इन्हीं लोगों ने अमेरिका से साठगांठ कर इराक और अफगानिस्तान को खंडहर में तब्दील करवा दिया था, बर्बाद करवाया, और आज फिलिस्तीन की तबाही में भागीदार बने बैठे हैं। इस सब का लब्बो-लुआब यह है कि ओटोमन साम्राज्य यानी उस्मानिया सल्तनत का खात्मा कर टुकड़ों में बांटने का यही राज था ब्रिटेन और अमेरिका का, कि ये छोटे छोटे मुस्लिम ममालिक इनके दुम छल्ले और दलाल बने रहें और इनकी सांसें इनके कहने पर चले, जो आज शीशे की तरह आया है।